तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। महीना है जुलाई का और पूरे भारत में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ज़्यादा करके बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो और जो मेन मुद्दा रहता है हर साल, लेकिन इस पे कभी कोई किसी रिपोर्ट पर हम नहीं पहुंचते, ना हमें कभी पता भी चलता है ये हो क्या रहा है। तो मेरा जो आज का पॉइंट है वो है फ्लड पर, कि वाई एवरी ईयर, हर साल क्यों फ्लड हमारे जो फ्लड का प्रॉब्लम है ये हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, बाढ़ से क्यों हम ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। ये आज मेरा टॉपिक है। तो अगर मैं किसी किसी जगह की करंट सिचुएशन की बात करूं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में इस समय बहुत बुरे हालात हैं। ये शायद न्यूज़ में दिखा रहे होंगे, नहीं दिखा रहे होंगे, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने सेफ जोन में हैं। तो हमें ज़्यादा हम इस बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ करीबन 70 लोग ऑलरेडी, अभी तक जो आंकड़े हैं 70 लोग की मौतें हो चुकी हैं और करीबन 40 लोग लापता हैं। और ये बारिश जो है, भारी बारिश, अभी एंड तो नहीं, बिल्कुल 10th 8 9 10 जुलाई तक अभी भारी बारिश की वहाँ पर आईएमडी जो है उन्होंने फोरकास्ट किया है। तो बात करूँ ये चीज़ें एक्चुअली होती क्यों है और इनसे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो डैमेज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारे बिल्डिंग्स, घर, ऑफिसेज जो है, उनके जो डैमेज हुआ, ये करीबन 500, आप 500 आपको छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन 500 रोड ब्लॉक हो चुके हैं। आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। करीबन 500 से ज़्यादा, आप ये बोले जो पावर हाउसेस होते हैं, जो पावर हाउसेस आप जिससे बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ये सारे बंद हो चुके हैं। मतलब अब वहाँ पावर नहीं है बिल्कुल। और बात करें, अगर आप देखें तो जो हमारे पानी, जो जल योजना हुआ था, पानी लोगों के पीने के नहीं है वहाँ पर, तो लोग बिल्कुल परेशान हैं बस। और कोई सिचुएशन वहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। बाकी करे जो कल का शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन है वो बिल्कुल अफेक्टेड हो चुका है, चल नहीं रहा है बिल्कुल, वहाँ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लैंडस्लाइड होता है। रिवर स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब ये ओवरफ्लो जो होता है, उनका जो बहाव जो तेज़ इतना होता है कि वो बह के उनके सामने कोई रह नहीं पाएगा। तो ये उस टाइप का ये प्रॉब्लम हुआ है। अलर्ट्स आईएमडी जो हैं, जो आईएमडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल अलर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर येलो जोन है, अभी बारिश रहेगा जैसे कि बताया 10 तारीख तक। तो यहाँ रिस्पॉन्स कैसे होता है? रिस्पॉन्स ऐसे है कि हमारी जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू टीम में आपके ओडीआरएफ हो गए, ओडीआरएफ तो हमारे यहाँ लोकल के हैं, एनडीआरएफ हो गए, एसडीआरएफ हो गए, आर्मी हो गए, लोकल पुलिस हो गए, ये अपने तरफ से जो हो सके ये कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करीबन अभी तक 100 से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अगले अगर जगह की बात करूँ तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी यहाँ पर मानसून ने दस्तक अच्छे बहुत ही 2013 में हमने पहला जो केस देखा था, जो बिल्कुल बादल फटा था। इस समय भी वही सिचुएशन है। बस चीज़ें क्या है, ये इतने पब्लिकली आजकल इतना ये इम्पोर्टेंट और तरीके से कोई देखता नहीं, क्योंकि अब जब ये ऑलरेडी हो चुका है तो लोग इसको उतना ध्यान देते नहीं। सिचुएशन अभी भी वही है, लैंडस्लाइड, बादल फटना, और आपका ये जो अब जो हाई लेवल पे वो लोग रहते हैं, हाई लेवल पे तो वहाँ ज़्यादा होता है कि बादल फटने से, रिवर ओवरफ्लो होने से, ड्रेनेज सही से नहीं होने से वहाँ पर भी अभी भी कैजुअलिटीज़ वहाँ भी हुए हैं। अभी जो हमारा जो चारधाम यात्रा है ये भी सीवियरली बहुत अफेक्टेड हुआ है ये। और अगर मैं बात करूँ आगे में, जहाँ मैं रहता हूँ उड़ीसा, उड़ीसा में ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, यहाँ जो बालेश्वर है, मयूरभंज है, जाजपुर है, यहाँ इतने बारिश है कि कम से कम 35 गांव अभी तक डूब चुके हैं। लोग अब ये हैं जिनके अपना एक पक्का मकान नहीं है, जो कहीं भी रह रहे हैं, वो बिल्कुल अफेक्टेड हो चुके हैं। इधर उधर वो कहीं भी रह रहे हैं। उड़ीसा सरकार फिर भी जितना हो सके कर रहा है, लेकिन ये एक फ्लड सिचुएशन बहुत बुरे हालात में उड़ीसा में भी चल रहा है और अभी भी आगे होने वाला है। जैसे हमारे वेस्टर्न उड़ीसा हो गया, नॉर्दर्न उड़ीसा हो गया, ये अभी मेन आप बोले तो बिल्कुल ऑरेंज जोन में ये भी है। यहाँ अभी बहुत बारिश होना बाकी है। ये भी करीबन 10-12 जुलाई तक का अभी तक आईएमडी ने दिया है ये फोरकास्ट। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ, रेस्पॉन्स तो सेम रेस्पॉन्स टीम है हमारे पास, ओडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो भी ये है, पुलिस, लोकल पुलिस, आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं लोगों को बचाने में अगर ये अफेक्टेड एरियाज़ में। लेकिन ऑलमोस्ट उड़ीसा में भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल गांव के गांव डूब चुके हैं। मैं कुछ फोटोज़ भी डाल दूंगा, गांव के गांव डूब चुके हैं। और कुछ और एरियाज़ की बात करूँ जहाँ कुछ अभी अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन अभी वो इतनी न्यूज़ में नहीं, जैसे केरला हो गया,
आसाम हमारा जो ईस्टर्न जोन है, ये बिल्कुल अभी पानी के अंदर है। मैं इसके भी कुछ कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा, आप देख लेना। ये बहुत एक सीरियस इशू है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और बात करना चाहिए। मेरी वीडियोस अगर आप देखें तो मैं अभी ये सारे टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे और क्या सिचुएशन, कैसे हम ये एक्चुअली होता क्यों है और इसके क्या सोल्यूशन है, मैं अभी आगे इस पर डिस्कस करूंगा। अगर अभी मैं बात करूँ ये कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं जिसके वजह से ये फ्लड सिचुएशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा समझिए बात। ये क्यों फ्लड सिचुएशन होता है? पहला तो ये हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल क्यों होता है ये हम फिर बताऊंगा मैं। ये हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, अगर हमारा एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहेगा, पानी के बहाव का एक सिस्टम नहीं रहेगा, तो ये पानी क्या रिवर से ओवरफ्लो करते हैं, ओवरफ्लो करके पूरे शहर में शहरों के अंदर घुस जाते हैं, और आपका फिर लैंडस्लाइड, बादल फटना, ये सारी चीज़ होते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका टॉपोग्राफी। जैसे हमारे हिल स्टेशन वाले जो एरियाज हैं नॉर्थ में, वहाँ क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा एक ससेप्टेबल जगह है। वहाँ पर क्या होता है, सेम वही प्रॉब्लम जो मैं नॉर्थ रीजन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ बादल फटना, लैंडस्लाइड होना, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जिसकी वजह से ये एक इफेक्ट करता है। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज होने का भी एक रीज़न है कि ये इंडस्ट्रीज, ये गैसेस जो निकलते हैं उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज होकर जो रेनफॉल क्यों होता है, इन सब रीज़न से रेनफॉल बहुत हैवी होता है। हिल स्टेशन पे इंडस्ट्री होने की वजह से ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और ये लैंडस्लाइड, बादल फटना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो ये है जो हमारा अर्बनाइजेशन है, एनक्रोचमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अनप्लान्ड अगर लोग क्या होते हैं झोपड़ी झुग्गियाँ बना लेते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ अपना जो एक जो प्लॉट होता है, जो प्लॉटिंग वो करते हैं, लोगों को प्लॉट्स बेचते हैं, तो उन्हें पहले वो जगह पे बिल्कुल चेक करना चाहिए ये सेफ है कि नहीं, यहाँ घर बनाना, यहाँ रहना ये बिल्कुल सेफ है कि नहीं। ये बस अंधाधुन अगर मैं बात करूँ तो ये प्लॉट्स बेचते जाते हैं, देख जाते हैं, और लोग भी अगर कम दाम हुआ तो लोग खरीद लेते हैं, अगर ज़्यादा दाम है तो फिर लोग उस एरिया से साइड होते हैं कहाँ कम दाम है, कम दाम में लोग लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, चाहे वो फ्लड सिचुएशन में फ्यूचर में खुद फंस जाए। तो ये एक सिस्टम है जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर में लोग आके ज़मीन ले रहे हैं, बना रहे हैं, पानी का फ्लो कहीं नहीं है, तो एक जगह वो पानी शहर के अंदर जमा हो जाता है और वो फ्लड का एक सिचुएशन होता है। तो शहरों में घर बनाना और ज़बरदस्ती का ये झुपड़ी झुग्गियाँ बना के रहना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये पॉइंट की बात करूँ तो ये है डैम मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास डैम्स तो हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं, सही टाइम पे पानी खोलना, पानी छोड़ना जो हम बोलते हैं, सही टाइम पे उसका प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अगर आप देखिए पानी सही से स्टोर हो रहा है कि नहीं, कितना स्टोर होना चाहिए, इस पर कोई काम चल रहा है कि अगर, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली काम चल रहा होता तो ये फ्लड सिचुएशन ऑल ओवर द इंडिया ये नहीं होता। अभी तो बहुत एरियाज बाकी है, जैसे हमारे ईस्ट वेस्टर्न रीजन जो है, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब, वहाँ भी बाढ़ आते हैं, अभी तक वो इतने न्यूज़ में भी आया नहीं है। तो ये डैम मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, क्या तो सही से नहीं हो रहा है, तभी ये फ्लड सिचुएशन आ रही है। तो डैम मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी है। और डिफॉरेस्टेशन, अगला जो पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है हैवी रेनफॉल से, और आपके जो अर्बनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हम क्या जंगल के जंगल काटते जा रहे हैं। जंगल जंगल काटने के बाद हम वो एरियाज में कुछ अपने इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, कुछ घरों के लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वही धरती फटता है, लैंडस्लाइड होता है, बादल फटते हैं, ये घूम फिर के एक सर्कुलर चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज लाती हैं। इसलिए ये सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये क्लाइमेट चेंज होने के बाद ही ये सारे चीज़ें करने के बाद ही सब सब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर मैं बात करूँ ये क्लाइमेट चेंज की, जो मैं बात करूँ, ये क्लाइमेट चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये सारे चीज़ इंटर कनेक्टेड हैं। तो अब आते हैं सोल्यूशंस। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन, तो सिर्फ सोल्यूशंस को मैंने एक दो टेबुलर तरीके से रखा है। एक स्ट्रक्चरल, एक सिस्टमेटिक हम करेंगे, और एक नॉन स्ट्रक्चरल क्या क्या है, मैं एक एक करके अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो स्ट्रक्चरल मेजर से बात कर रहा हूँ वो होता है एम्बैंकमेंट्स एंड लीव्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे नदियाँ हैं, अब बिल्कुल मैं अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमारे किसी भी नदी में प्रॉपर बैरिकेड जो बोलते हैं, बैरिकेड जो बोलते हैं, वो है ही नहीं। पानी इसलिए ओवरफ्लो करता है क्योंकि हम एक लिमिट तक अगर हम वो बाउंड्रीज लगा दें तो शायद वो पानी एक रो में अपनी नदी के रास्ते ही वो चलेगा, लेकिन अगर हम बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे तो वो ओवरफ्लो होकर शहर में, टाउन में, गांव में ये बिल्कुल आके हमें ही अफेक्ट करेगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो डैम्स एंड रिजर्वर्स, जो डैम्स की मैं बात कर रहा था, डैम्स में कितना लेवल तक पानी होना चाहिए, कितना समय समय पर पानी कैसे छोड़ना चाहिए। अगर आप एक ही बार छोड़ेंगे तो अगर ये फ्लड सिचुएशन, क्योंकि जब बारिश होता है तो पानी ऑलरेडी शहरों में होता है, लेकिन अगर डैम भी वहाँ ओपन कर दे ओवरफ्लो की वजह से,
तो पानी बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाता है। तो आपको सही सही पूरे ईयर में सही सही टाइम में आपको थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ के, या फिर और आपको डैम्स और रिजर्वेयर्स जो होते हैं ये आपको और बनाने पड़ेंगे। तो ये एक पॉइंट है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम। पहले जो था, जितना मुझे याद है, जब मैं स्कूल टाइम में था तो हमारे एरियाज में भी एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। नाले बनाए गए थे, अच्छे अच्छे पानी नीचे से निकल जाते थे। अब क्या, हमने वो ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल लोगों ने कवर कर दिया है। तो पानी क्या, शहर के अंदर हमारे रोड पे ही वो पानी भरा रहता है कुछ कुछ दिनों तक, जब तक वो पानी सूख ना जाए या कहीं निकल ना जाए, सड़ ना जाए, वो वहीं पे रहता है। तो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी पूरे शहर में, गांव में होना चाहिए। बाकी अगले पॉइंट की बात करूं तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पे हमारे जो गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पे काम करना चाहिए। ये काम ऐसे है कि जो हमारा जो नदियाँ बह रही हैं, तो इनमें एक प्रॉपर एक ट्रैक और एक एक ब्रांचेस जो बोलते हैं, एक एक ब्रांचेस निकालो कि पानी आप डिवाइड कर पाओ। आप अगर सब डिवाइडेड कर दोगे तो पानी क्या एक ही जगह से निकल के फिर शहरों में घुसेगा नहीं। अगर आप एक प्रॉपर ट्रैक उनका बना दोगे तो उस तरह वो फ्लो करते रहेंगे। और प्रॉपरली वाटर, जैसे कि अगर देखो आप, पानी की समस्या हमारे है कुछ कुछ एरियाज में, जैसे कि अभी राजस्थान हो गए, कहीं कहीं कुछ गुजरात में भी कुछ एरियाज हैं पानी की प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये ट्रैक बना दोगे पानी का कि पानी है ये अगर ज़्यादा है, हमारे पास ओवरफ्लो हो जा रहा है, वहाँ पानी नहीं, तो अगर आप एक ट्रैक बना दोगे तो ये पानी उन तक पहुँच पाएगा। तो ये पानी भी यूज़ हो जाएगा। कुछ कुछ सिस्टमेटिक होता है, पानी को हम यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये पानी यूज़फुल हो जाएगा और ये ओवरफ्लो का सिचुएशन, ओवर जो फ्लड हो रहा है, जो ज़्यादा तेज़ बहाव से बाढ़ आ रहे हैं, ये इसका कुछ सोल्यूशन हो पाएगा। तो ये एक जो है ट्रैक बनाना नदियों का, ये एक पॉइंट है। और अगर मैं बात करूँ ड्रेजिंग एंड रिवर मैनेजमेंट, जो कि उसी से रिलेटेड है, कि अगर हम एक प्रॉपर एक चैनल बना के चलें कि ये ऐसे ऐसे है, बैरिकेड्स के साथ हम पानी जो है नदियों का बैरिकेड्स करें तो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो ये, और जो हम स्टेट्स में जहाँ पानी का कमी है वहाँ अगर हम पानी पहुँचा पाएँ तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा। ये जो है वो है नॉन स्ट्रक्चरल पॉइंटर्स जो मैं बता रहा था। तो पहला ये कि अर्ली वार्निंग साइंस एंड फोरकास्टिंग। तो आईएमडी जो है वो बिल्कुल, तो या फिर हम और भी संस्थाएं हैं जो ये कर सकती हैं, पहले से फोरकास्ट कर पाएँ क्या है, क्या हम बचाव कर सकते हैं। अलर्ट्स पहले से रहेंगे तो क्या, तो अलर्ट्स आने से पहले अगर हम ये पहले जो स्ट्रक्चरल में बता रहा था, अगर वो मेजर्स हम कर लें तो अलर्ट आने से भी हम पहले से सेफ साइड में रहेंगे। अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो है फ्लड प्लेन जोनिंग। जैसे हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोल रहा हूँ मैं, अगर हाई एरियाज में, स्टेशंस में, हिल स्टेशंस में अगर हम कम प्लॉटिंग करें, कम घर बनाएं, कम इंडस्ट्रीज बनाएं, कम होटल्स बनाएं, जो टूर पे लोग जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा कम हो पाए तो वो थोड़ा सा, अब क्या हम एक ही बार में पूरा जो बोले, जिनको जब मन आता है वो चले जाते हैं टूर पे, कोई सिस्टमेटिक नहीं। तो एक प्रॉपर हम टाइम रखेंगे कि आप इस टाइम से इस टाइम आइए, टूर कीजिए, सेफ रहेगा, फिर आपको जाना चाहिए। एक ही साथ पूरा सब कोई चला जाएगा तो वो बिल्कुल, ये बादल फटना, पानी में बहना, ये तो बिल्कुल होगा। तो एक प्रॉपर जोनिंग हमें रखना पड़ेगा। ये फ्लड प्लेन जोनिंग जो है, यहाँ फ्लड आने का चांसेस है तो यहाँ बिल्कुल जाना बिल्कुल मना है। तो ये एक पॉइंट रहेगा। बाकी कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, तो एक टीम होना चाहिए, जैसे कि बता रहा हूँ, एक टीम होना चाहिए। एक टीम तो है लेकिन और भी टीम्स होना चाहिए जो इस चीज़ पे पूरे साल रिसर्च करें, कब क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को मोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको बिल्कुल एक प्रॉपर टीम होना चाहिए। बाकी मैं बात करूँ रिस्क मैपिंग, कितना रिस्क है कि पानी आ रही है, कितने लोग डूब सकते हैं। तो अगर एक प्रॉपर इसका एक चार्ट बना लें, एक डेटा बना लें कि ये कितना खतरनाक है, तो फिर ये एक बहुत हद तक कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका रहेगा। बाकी वाटर जो रिसोर्स मैनेजमेंट का मैं बात कर रहा था, कि पानी को अगर हम प्रॉपर डैम में सेव कर पाएँ, रिजर्वर में सेव कर पाएँ, सही टाइम में उसे फ्लो करें, सही टाइम में उसे रोक पाएँ, या फिर एक ट्रैक बना दें जो जिन स्टेट्स को ज़रूरत है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा ये। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब एक तरफ हम क्या कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। जो रीज़न है फ्लड और ये सब लैंडस्लाइड होने की, यहाँ एफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा, जंगल फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि फिर वो, अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो सॉइल इरोजन की वजह से ये सारे लैंडस्लाइड और धरती फटना वगैरह होता है। तो अगर आप एफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो वापस चीज़ें, क्लाइमेट चेंज होके वापस वो चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगेंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें करना पड़ेगा, क्या है कैसे है, वो एक रिसर्च साइंटिफिक टीम रिसर्च करेगी, फिर वो हम वो देख पाएंगे फ्यूचर कैसे वो ठीक हो पाएगा। बाकी पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर ये हो जाता है प्रॉब्लम, जो कि अभी चल रहा है, अभी हम इस सिचुएशन में है कि हर साल ये बाढ़ की वजह से, ये फ्लड की वजह से हम परेशान रहते हैं।
तो इसका कैसे पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब चीज़ हो जाता है। जब गांव के गांव डूब जाते हैं तो लोग को शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। वही अब अभी उड़ीसा का जो मैं बात कर रहा था, यहाँ करीबन जो हमारा खेती जो होता है यहाँ पे वो बहुत हद तक 81895 हेक्टेयर्स का वो बिल्कुल डैमेज और वेस्ट हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर हम इसका एक प्री सोल्यूशंस रखेंगे तो फिर जाके ही ये थोड़ा हमारे लिए सोल्यूशन हो पाएगा। तो मेरा जो आज का मेन ये जो था, तो मैं फ्लड पे बात कर रहा था। तो ये तो मैंने बता दिया, फ्लड हो रहा है, प्रॉब्लम है पूरे इंडिया में, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा यहाँ का सिचुएशन प्रॉब्लम है। बाकी क्यों होता है मैं वो भी डिस्कस कर लिया, क्या सोल्यूशंस है मैं वो डिस्कस कर लिया। तो अगर आप ये चीज़ों को एक साथ समराइज कर पाएँ तो फिर आप समझ पाएंगे किस हद तक हमें हेल्पफुल हो सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, और हम जनरल अपने लेवल पे भी ये चीज़ों को कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे। कि अब मेरे घर के आगे जो अगर कुछ है, मैं कुछ एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना, बिल्कुल सरकार तो करेगी, वहाँ के लोकल जो बीएमसी आरएमसी जो भी हैं वो तो करेंगे, लेकिन अगर हम भी कुछ अपनी तरफ से कर पाए तो थोड़ा सा हमारे सैनिटेशन के लिए, हमारे साफ सुथरा रहने के तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो ये हमें अपने लेवल पे करना पड़ेगा। बाकी ऐसे टॉपिक्स पे तो मैं बात करते रहता हूँ, व्यूज़ थोड़े कम हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए, समझिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच।